गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 10.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट, थर्ड और 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फोर्सेस एक्ट अलोंग द एजेस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन विद पी एंड पी अलोंग बी सी एंड डी ए। मतलब इसमें हमें एक टेट्राहेड्रन की शेप बनानी है और फोर्सेस कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, पी एंड पी बी सी और डी ए के अलोंग है, क्यू और क्यू सी ए एंड डी बी के, आर एंड आर अलोंग ए बी एंड सी डी। और हमें प्रूफ क्या करना है? शो दैट पिच ऑफ इक्विवेलेंट रेंज, यानी जो रेंज की पिच होगी वो किसके इक्वल प्रूफ करनी है? 1/√2 ऑफ द एज ऑफ टेट्राहेड्रन। हम कुछ एज मान लेंगे टेट्राहेड्रन की इंटू 1/2√2, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये अब मैंने कुछ टेट्राहेड्रन की शेप बनाई है। कैसे बनाई है आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कोन में क्या होता है, बेस होता है सर्कल, टेट्राहेड्रन में जो बेस होता है वो होता है एक ट्राइंगल, तो इसलिए उसको टेट्राहेड्रन बोला जाता है। जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैं ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इसको क्या करूँगी? जॉइन। तो जब ये जॉइन हो जाएगा तो एक ये टेट्राहेड्रन की शेप बनेगी, यानी ये जो बेस होगा इसका वो एक ट्राइंगल की शेप होगी। ठीक है, मैंने बी सी डी एक ट्राइंगल बनाया और एक पॉइंट ए लिया, उस पॉइंट ए से मैंने इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को क्या कर लिया? जॉइन। ठीक है, अब पी फोर्स मुझे किसके अलोंग दिया हुआ है बुक में? बी सी एंड डी ए, बी सी के अलोंग पी और डी ए के अलोंग पी। ऐसे क्यू दिया हुआ है हमें डी बी के और सी ए के अलोंग, और आर फोर्स दिया हुआ है सी डी और ए बी के अलोंग। ठीक है, हम यहाँ पर एज ऑफ टेट्राहेड्रन मान लेते हैं ए। ठीक है, जो इसकी एज बनेगी वो कुछ ए मान लेते हैं, और हमें प्रूफ करना है पिच इज इक्वल टू 1/2√2 इंटू एज ऑफ टेट्राहेड्रन था, एज ऑफ टेट्राहेड्रन हमने माना ए, तो 1/2√2 इंटू ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें टेट्राहेड्रन के कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो आप उनको लर्न भी कर सकते हो, या फिर आप इनकी प्रूफ में हमें इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना है रिजल्ट्स के, आप बस रिजल्ट्स यूज़ कर लेना। देखिए क्या रिजल्ट है। सबसे पहला, इफ़ R1 एंड R2 बी टू फोर्सेज इंक्लाइंड एट एन एंगल एल्फा। सपोज कीजिए आपके पास दो फोर्स है, उनके बीच में कुछ एंगल एल्फा है, और उनका जो रिजल्टेंट रेंज है दैट इज़ आर के मान लेते हैं। R1 R2 दो फोर्सेज है, उनके बीच में एंगल एल्फा है, उनका रिजल्टेंट आर के मान लेते हैं। तो क्या होता है? R² इज इक्वल टू R1² प्लस R2² प्लस 2R1 R2 कॉस एल्फा। ऐसे ही अगर मुझे कपल निकालना, आर के इज इक्वल टू डी इंटू R1 R2 साइन एल्फा। आपको याद होगा ये हमने आर्टिकल में निकाला था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वाले करोलरी जो थी इसमें क्या था? टू फाइंड द रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन फोर्सेज R1 एंड R2 इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा है यहाँ पे। तो R² क्या है? ये R1² प्लस R2² प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा, और आर के क्या है? AR1 R2 साइन थीटा। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फिगर में की थी, दो फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस थी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने ए ली थी। ठीक है, अब आइए इस पे, R² वही है, यहाँ पे हम एंगल अल्फा ले रहे हैं और फोर्सेस R1 एंड R2 है। आर के कितना बन जाएगा? D इंटू R1 R2, अगर मैं D शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले रही हूँ तो जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे वही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बिटवीन रेंजेस R1 एंड K1, R2 एंड K2। आपको पता होगा, देखिए अपोजिट एजेस क्या होते हैं टेट्राहेड्रन में? जैसे मान लो ये P फोर्स है BC, इसके अलोंग क्या होगी हमारी अपोजिट साइड? इसका अपोजिट कोऑर्डिनेट क्या है? वर्टिसेस D, और D किससे ज्वाइन हुआ है? A से, तो ये इसके लिए अपोजिट साइड है। ठीक है, अपोजिट एज है, BC के लिए अपोजिट एज है DA। और देखिए स्टूडेंट्स, D अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन अपोजिट एजेस, ये भी रिजल्ट है कि टेट्राहेड्रन में जो अपोजिट एजेस होती हैं उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है A/√2। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर इसको मैं प्रूफ करने जाऊंगी और ज़्यादा लंबा आर्टिकल हो जाएगा, तो इसीलिए हमें कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट एजेस इज A/√2। ठीक है, एवरी पेयर ऑफ अपोजिट एजेस, यानी ये जो एजेस है, एक तो इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है A/√2, दूसरा इन ये दोनों जो अपोजिट एजेस हैं टेट्राहेड्रन में, ये आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इस और इस फोर्स, दोनों P और P फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी सपोज अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री। ये रिजल्ट है स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन के प्रूफ में हम ये सारे रिजल्ट यूज़ करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारे पास तीन फोर्सेस हैं P, Q एंड R। अब मैं मान लेती हूँ P और P दो फोर्स है, P और P का रिजल्टेंट रेंज मैं मान लेती हूँ R1 एंड K1। ठीक है, अब जो रिजल्ट लगाया था, रिजल्टेंट रेंज दो फोर्सेस हैं, उनके बीच में कुछ एंगल हो और उनका रिजल्टेंट रेंज RK था वहाँ पे, तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ क्योंकि तीन फोर्स है ना, तो पहले के लिए मान लेते हैं R1 K1। तो R1 स्क्वायर कितना बन जाएगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यानी फर्स्ट फोर्स P, सेकेंड भी कितना है P, क्योंकि P और P के अलोंग ही निकाल रहे हैं, प्लस 2P स्क्वायर कॉस एल्फा। एल्फा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, दोनों अपोजिट एजेस के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, कॉस 90। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू P। ठीक है, ऐसे ही R1 K1, यहाँ से हम ये कपल निकालेंगे। R1 K1 इज इक्वल टू A/√2, R1 की वैल्यू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू फोर्स P इंटू P, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया A/√2, P इंटू P साइन एल्फा। ठीक है, एल्फा कितना है, 90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो AP स्क्वायर /√2, यहाँ से K1 की वैल्यू निकाल लो, K1 की वैल्यू आ जाएगी AP/2। ये तो हमने P एंड P के अलोंग निकाला है फॉर R1 एंड K1। सिमिलरली R2 एंड K2 आप अदर रिजल्टेंट रेंज निकाल सकते हैं Q एंड Q के अलोंग, R3 और K3 R एंड R के अलोंग। जैसे ऐसे सेम प्रोसीजर से निकालना है, आप चाहे तो सिमेट्री से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखो R1 कितना आया था, √2P, R2 कितना आ जाएगा, √2 इंटू Q, क्योंकि P रिप्लेस हो जाएगा Q से, एंगल सेम ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, R2 फिर हो जाएगा √2Q और K1 की वैल्यू थी AP/2, सिमेट्री से कर लेना, K2 की वैल्यू हो जाएगी AQ/2, क्योंकि हमें P फोर्स को रिप्लेस करना है Q से। सिमिलरली R3 एंड K3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो थ्योरी है, ये मैंने जो लिखी हुई है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखो आपके पास तीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल D1, D2, D3, और आपके पास तीन रेंचेज हैं, R1 K1, R2 K2, R3 K3। ठीक है, सॉरी कपल है। तो D1, D2, D3 जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और R1 K1 इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, R2 K2 इस पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, R3 K3 D3 पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो R1 K1, R2 K2, R3 K3 ये भी तो आपस में क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, यही मैंने जो थ्योरी लिखी हुई है, यही जो मैंने आपको समझाया लिखी हुई है। ठीक है, अब क्या है, हमें ये रेंज हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग और ये जेड एक्सिस के अलोंग। अब इनका हम एक सिंगल रेंज निकाल लेते हैं, यानी सिंगल रिजल्टेंट, दैट इज R0 एंड K0 बी द रिजल्टेंट रेंज। ये अगर x के अलोंग है, y के अलोंग, z के अलोंग, वैसे R क्या होता है रिजल्टेंट, √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है स्टूडेंट्स, R रिजल्टेंट क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z²। अब x के y z के अलोंग ये है, तो R0 K0 में रिजल्टेंट रेंज लेकर चल रही हूँ, कितना बन जाएगा, √x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1² प्लस R2² प्लस R3² फोर्स तो यही है ना यहाँ पे, R1² प्लस R2² प्लस R3²। तो इसको वैल्यूज डाल देना, आपके पास R1 R2 R3 है ही, ये भी हमने निकाले हैं इधर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे, क्योंकि हमें इन द एंड निकालना क्या है, पिच का फॉर्मूला क्या होता है, K/R, दैट इज K0/R0 रिजल्टेंट वाले लिए हमने यहाँ पे, और इसके लिए K0 भी चाहिए और R0 भी चाहिए। R0 तो हमने निकाल लिया रिजल्टेंट। ठीक है, K0 क्या होगा, √K1², जो ये x एक्सिस के अलोंग कितना है K1, y एक्सिस के अलोंग K2, z एक्सिस के अलोंग K3। तो इनकी वैल्यूज डाल देना, अभी K1 K2 K3 की निकाली है। फिर आप इनको R0 को K0 से डिवाइड करेंगे तो ये P² प्लस Q² कट जाएगा, तो A²/2√2 बचेगा सिर्फ। ठीक, A/2√2 और 1/2√2, A तो क्या था, एज ऑफ टेट्राहेड्रन, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड मैंने करा दिया था लास्ट लेक्चर में। फोर्थ क्या है, ऑन 3 गिवन स्क्रूज हुज एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्करेंट। मतलब इस बार हमें 3 स्क्रूज दिए हैं। स्क्रूज की डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, स्क्रू की डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, सपोज ए सिस्टम ऑफ फोर्स इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स R एंड कपल ऑफ मोमेंट K whose axis coincides with the direction of acting force. The ratio K/R is called the pitch of the system. The straight line along which the single force acts when considered together with the pitch, मतलब सिंगल फोर्स पिच के साथ एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं स्क्रू। पिच होगी, ठीक है, और हमें रेंचेस ऑफ पिच दिए हुए हैं P1, P2, P3 और रिजल्टेंट इज ऑन ए स्क्रू ऑफ पिच P। रिजल्टेंट दिया और हमें निकालना है लोकस ऑफ द लेटर स्क्रू इज
द हाइपरबोलॉइड दिस। ठीक है, पहले देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इसके अलोंग R1 फोर्स, इसके अलोंग R2 फोर्स, इसके अलोंग R3 फोर्स। अब एक कपल होता है, कपल, लेकिन हमें पिच गिवन है, तो पिच का फॉर्मूला होता है K/R। तो कपल के क्या आ जाएगा, P × R। तो फर्स्ट फोर्स के लिए आ जाएगा P1R1, सेकेंड के लिए P2R2 और थर्ड के लिए P3R3। ठीक है, रेंचेज, अब हमारे पास रेंच क्या होता है, फोर्सेस और कपल को मिला के, यानी R1, P1R1, R2, P2R2, R3, P3R3, ये अलोंग कर रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग रेंचेस। ठीक है, अब हम मानते हैं कि यहाँ पे करते हैं कि सिस्टम, जो ये सिस्टम ऑफ फोर्स है, 3 फोर्स दिए हुए हैं या कपल है, मोमेंट्स है और ये फोर्सेस दिए हुए हैं, इनको रिड्यूस करते हैं एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में, सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में। तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस करेंगे तो उसके कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई जेड, और एक सिंगल कपल में रिड्यूस करते हैं तो उसके फोर्स होते हैं एल एम एन। अब सिंगल फोर्स में रिड्यूस करने के लिए x कितना हो जाएगा, x एक्सिस के अलोंग कौन सा फोर्स है, R1, y एक्सिस के अलोंग कौन सा है, R2 और z एक्सिस के अलोंग कौन सा फोर्स है, R3। ठीक है, L यानी कि कपल का जो है मोमेंट, मतलब कौन सा x एक्सिस के अलोंग P1R1, और m क्या है P2R2 और n क्या है P3R3। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आप सबको पता ही, 9 चैप्टर में हमने हर क्वेश्चन में यूज किया है। देखिए स्टूडेंट्स, हुज एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो तो हमने लिए हैं क्योंकि एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर है, कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास हो। दे रेंच ऑफ पिच दी हुई है P1 P2 हमने ले लिया। रिजल्टेंट जो दिया हुआ है स्क्रू का, वो क्या दिया हुआ है, पिच P। देखो स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल एक्सिस की थी, ये इक्वल टू किसके होती है, पिच, लेकिन पिच यहाँ पर कितनी दी हुई है, P दी हुई है, तो इसको P के इक्वल किया। अब फर्स्ट को और लास्ट को P के साथ कंपेयर किया, सेकंड को और P को, और थर्ड और P के साथ कंपेयर करके यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। 3 इक्वेशंस को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया, मतलब R1 और R2 R3 के कंपोनेंट्स, मतलब एक साथ वेरिएबल जो भी है कंबाइन कर लिए, 3 इक्वेशंस ये बन गई। अब आपको पता है हमें यहाँ पे किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, R1 R2 R3 को। क्यों, क्योंकि वो हमने खुद से लिए थे फोर्सेस, और जो हम खुद से हम सपोज करते हैं इन द एंड हमें उसको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। और आपको पता है सबसे बेस्ट मेथड है जब तीन चीज़ों को एलिमिनेट करना है और 3 ही इक्वेशन, मतलब जितनी चीज़ों को एलिमिनेट करना हो और जितनी उतनी ही इक्वेशन हो, तो बेस्ट मेथड है डिटर्मिनेंट वे से करो। तो हमें यहाँ R1 R2 R3 को एलिमिनेट करना है, 3 को, और 3 ही इक्वेशंस है। तो डिटर्मिनेंट में बनाया R1 का कंपोनेंट P - P1, R2 का -Z, R3 का Y, ऐसे करके डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व करना। सॉल्व करोगे तो ये जो इक्वेशन आएगी इज इक्वल टू 0। दिस इज द, क्या प्रूव करना था हमें, लोकस ऑफ दिस लेटर स्क्रू ऑफ द इज द हाइपरबोलॉइड। इसमें भी देखो R1 R2 R3 नहीं है, तो ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्क्रू की लोकस हमें प्रूव करना था, वही हमने प्रूव किया। ठीक है, अब इसका 5th और 6th क्वेश्चन रह गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।